इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिजनेसेस बिगेन एक्सपेंडिंग सोर्सेज अलग अलग कंट्रीज से हो गए हैं, मैन्युफैक्चरिंग कहीं और से हो रही है, मार्केट प्रोडक्ट्स मल्टीपल, उनके लाइफस्टाइल को समझना ये एक असेंशियल पार्ट हो गया है बिजनेस को समझने को। हाँ जी, IAS मेघा, वेलकम यू ऑल टू DC लाइन। और देखो बच्चों, हम कितने फटाफट से अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ भी बढ़ चुके हैं, जो है हमारा चैप्टर नंबर 8, जो है इंटरकल्चरल एंड इंटरनेशनल बिजनेस कम्युनिकेशन। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, जिसमें हम सीखेंगे किस तरीके से हमने इंटरनेशनल लेवल पे, और जब हम किसी ऐसे पर्सन से बात कर रहे हैं जो हमारे कल्चर के नहीं है, तो हमें किस तरीके से उनसे कम्युनिकेट करना है, वो सब कुछ सीखने वाले हैं इस सेशन में, इस क्लास में। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हाँ जी बच्चों, आप सब जानते हैं आज की जो दुनिया है ना, वो ग्लोबलाइज्ड हो गई है। आप बोलोगे मैम आप ग्लोबलाइज्ड भी बोल रहे हो, दुनिया भी बोल रहे हो। हाँ भाई, सब कुछ क्या हो गया है, एक दूसरे से कनेक्ट हो गया है। अगर मुझे US में किसी से बात करनी है या UK में किसी से बात करनी है, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, फटाफट से बात, क्या खाली फ़ोन पे ही नहीं, देखकर भी हम उनसे कम्युनिकेट कर लेते हैं। हमें कुछ भेजना है मेल के थ्रू, PDF के थ्रू, अटैचमेंट्स के थ्रू, हम उसी टाइम भेज भी देते हैं। तो इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि आप किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, यानी कि आप किस तरीके से बात कर रहे हैं। किससे बात कर रहे हैं? लोगों से। क्योंकि अल्टीमेटली गोल क्या है? अल्टीमेट गोल तो है भाई अपने बिजनेस को बढ़ाना। अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल तो है अपनी ब्रांड का नेम करना। अब ये तभी होगा जब आपका पीयर स्ट्रांग होगा, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, आपकी लिसनिंग अच्छी होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये ज़रूरी समझो कि ये जानना ज़रूरी है कि ज़रूरत ही क्या है। तो देखो, विद द ऑनसेट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की वजह से बेटा द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिजनेसेस बिगेन एक्सपेंडिंग बियॉन्ड लोकल मार्केट्स इनटू डिफरेंट सिटीज एंड कंट्रीज। ग्लोबलाइजेशन की वजह से जहां छोटे लेवल पर ना रहकर अब बिजनेसेस, मार्केट्स बहुत बड़े लेवल तक पहुंच चुकी है। आज की जो ऑर्गेनाइजेशंस है, सोर्स रॉ मटेरियल्स फ्रॉम वन कंट्री। आप खुद देखो, आपके पास कोई प्रोडक्ट आता है, मेड इन जापान लिखा होगा, उसके पार्ट्स लिखे होंगे, कोई चाइना से है, कोई किसी कंट्री से है। आप एक सोप लेके आइए, पता चलेगा पीछे मेड इन जर्मनी लिखा होगा। तो ये क्या है? रॉ मटेरियल के सोर्सेज अलग अलग कंट्रीज से हो गए हैं, मैन्युफैक्चरिंग कहीं और से हो रही है, मार्केट प्रोडक्ट्स मल्टीपल रीजन्स में, अलग अलग रीजन्स में प्रोडक्ट्स को जा रहे हैं, ऑपरेशंस कोऑर्डिनेट हो रहे हैं ग्लोबली, डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू, यानी कि इंटरनेट के थ्रू ग्लोबल लेवल पर बिजनेस एक्सपैंड होता जा रहा है। इन सच एन एनवायरनमेंट, अंडरस्टैंडिंग कल्चर, लैंग्वेज, कस्टम्स एंड लाइफस्टाइल। आज के एनवायरनमेंट में, इस एनवायरनमेंट में एक दूसरे के कल्चर को समझना, लैंग्वेज को समझना, उनकी फीलिंग्स को समझना, उनके इमोशंस को समझना भी बहुत ज़रूरी है बिजनेस की लैंग्वेज में। उनके लाइफस्टाइल को समझना ये एक असेंशियल पार्ट हो गया है बिजनेस को समझने का, और स्पेसिफिकली तब जब आप किसी न्यू रीजन को हाईलाइट कर रहे हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, कोई एक US का पर्सन है, वो सोचता है इंडिया में क्यों ना मैं डिज़ाइनर ड्रेसेस लेकर आऊँ। अब वो अगर इंडिया में डिज़ाइनर ड्रेसेस लेकर आएगा तो वो सोच रहा है भाई वेडिंग ड्रेसेस लेकर आऊँ। इंडिया में वेडिंग में तो लहंगा पहना जाता है, वहाँ तो गाउन पहना जाता है। इंडिया में तो रेड कलर पहना जाता है, वहाँ तो वाइट कलर पहना जाता है। तो सबसे पहले उसको इस मार्केट की पूरी रिसर्च करनी पड़ेगी, उसको देखना कौन से रीजन पे उसको टारगेट करना है, किस पब्लिक को टारगेट करना है। तो ये सब चीज़ें फोकस करनी होती है जब हम इंटरकल्चरल क्या करने वाले होते हैं, जब हम इंटरकल्चरल और इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे होते हैं। विदाउट कल्चरल अवेयरनेस इवन स्ट्रॉन्ग बिजनेस स्ट्रैटेजीज में फेल। अगर आपको कल्चरल अवेयरनेस नहीं है, तो अगर आपकी स्ट्रॉन्ग बिजनेस स्ट्रैटेजी भी होगी ना, तो वो फेल कर जाएगी। देखो उसने आगे सोचा बिजनेस कर लेता हूँ, चलो लहंगा भी अगर उसने बना लिया, बट उसको लोगों का अगर टेस्ट नहीं पता, तो उसका बिजनेस गिर जाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। देखें आगे है बेटा हमारा मीनिंग ऑफ इंटरकल्चरल एंड इंटरनेशनल बिजनेस कम्युनिकेशन। तो देखें, इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन इट रेफर्स टू कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिविजुअल और ग्रुप्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट कल्चर्स एंड बैकग्राउंड्स। जैसे आपको बताया था, बहुत सारे जब इंडिविजुअल्स का आपस में दूसरे अलग अलग कल्चरल लोगों के साथ, अलग अलग कल्चर के लोगों के साथ जो कम्युनिकेशन है, वो हमारा क्या होता है? वो हमारा होता है इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। इंटरनेशनल बिजनेस कम्युनिकेशन देखिए, इट रेफर्स टू कम्युनिकेशन अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स। यहाँ पर किसका का नाम आता है? बॉर्डर्स, मतलब
एक कंट्री से लेकर दूसरी कंट्री के बीच में जो कम्युनिकेशन है बिजनेस रिलेटेड, वो हमारा आ जाता है इंटरनेशनल बिजनेस कम्युनिकेशन में। तो देखो यहाँ पर ट्रेड, नेगोशिएशन, मार्केटिंग, मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल इंटरेक्शंस इसमें आपकी इंक्लूड होती है। फिर बेटा हमारा आता है व्हेन बिजनेस एक्सपेंड्स इंटरनेशनली दे डिपेंड्स ऑन, देखो मेरा बिजनेस है, आई वॉन्ट टू एक्सपैंड माई बिजनेस एंड आई वॉन्ट टू एक्सपैंड इट इंटरनेशनली, मुझे इंटरनेशनल लेवल पर अपने बिजनेस को लेके जाना है। तो भाई सबसे पहले तो मुझे देखना होगा लोकल मार्केट, सबसे पहले मुझे देखना होगा भाई सप्लायर, उसके बाद मुझे देखना होगा भाई कौन कौन से लोग मुझे रखना है, मेरे कस्टमर्स कौन कौन से होंगे, मुझे कैसे डील करना है। तो बेसिकली लोकल सप्लायर्स देखने होंगे, एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, गवर्नमेंट के जो रूल्स है वो सारे मुझे देखने होंगे। मुझे प्रॉपरली कंप्लायंसेस करना होगा, कंप्लायंस यानी कि उस कंट्री के लॉज को, रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा। और दूसरे जो लोग हैं मेरे साथ जुड़े उनका भी मुझे ध्यान रखना होगा। देयरफॉर कल्चरल सेंसिटिविटी बिकम्स अ की फैक्टर फॉर सक्सेस, यानी कि कल्चरल की पूरी इंफॉर्मेशन होना बेसिकली क्या है, की फैक्टर हो गया है किसी भी बिजनेस की, किसके लिए, किसी भी बिजनेस की सक्सेस के लिए। सिंपल बोलूं, अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हैं इंटरनेशनली दूसरे कल्चर में, तो आपको एक रिसर्च करनी पड़ेगी। आप किन से साथ डील करेंगे, वहाँ के लोगों की सेंटिमेंट्स कैसे हैं, वहाँ के लोगों का कल्चर कैसा है। बिना इस रिसर्च के आप अपने बिजनेस को ले तो जाएंगे लेकिन कहीं ना कहीं सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो सर्वाइवल इज इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चरल अंडरस्टैंडिंग इन बिजनेस, इट हेल्प्स अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स को अवॉइड करने में हेल्प करती है। ट्रस्ट और गुडविल बनाती है, भाई लोग, आपको पता है सामने वाले पर्सन बाहर से है, मेड इन इंडिया है, बट स्टिल देखो वो हमारे प्रोडक्ट्स को हमारी तरह ही लेकर आ रही है, तो हमारा एक ट्रस्ट बनता है उनके ऊपर। नेगोशिएशन बढ़ता है, एनहेंस टीम वर्क इन ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रेंथन्स कंपनी रेपुटेशन इंटरनेशनली, कंपनी की रेपुटेशन को बढ़ाता है इंटरनेशनल लेवल पर। और साथ साथ जैसे इन जापान बोइंग इज इन द ग्रीटिंग साइन, वाइल इन इंडिया, वाइल इन यूएस हैंडशेक इज कॉमन। मिसअंडरस्टैंडिंग सच एज डिफरेंसेस में अफेक्ट बिजनेस रिलेशनशिप्स। जापान में हम जैसे ही ग्रीट करते हैं ना, तो दे यूज टू डू दिस लाइक दिस, ऐसे मिलते हैं। इंडिया में हम नमस्ते करते हैं और यूएस में हैंडशेक करते हैं। पता चले एक पर्सन यूएस का है, वो हैंडशेक करने और जापान का पर्सन ऐसे कर रहा है, तो उसको लगे मेरी इंसल्ट हो रही है, उसको लगा मेरी इंसल्ट हो रही है। नहीं, हमें वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर। अगर मैं जापान जा रही हूँ डील करने और दे आर बोइंग देमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ मी, तो ऑब्वियसली मैं ऐसे भी कर सकते हैं, बट एडवाइजेबल जैसा वहाँ का कल्चर, अपना होमवर्क करके जाओ और इस तरीके से करिए। आपसे वो हैंडशेक कर रहे हो और आप नमस्ते कर रहे हो, देखो सामने वाले को तो नहीं पता ना कि हमारी कंट्री में हमारा कल्चर क्या कहता है, हम तो उसी के अकॉर्डिंगली करते हैं, तो फिर वैसा किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अब आप देखो जब भी हमारी कंट्री में बाहर से डेलीगेट्स आते हैं, आप वीडियोस देखते होंगे, पीएम जब भी उनसे मिलते हैं तो यूजुअली हैंडशेक करते हैं। वी आर दी होस्ट, और जब हम होस्ट है, जब हम मेन है, तो हमें दूसरों के सेंटिमेंट्स का ध्यान रखना है, तो वी फॉलो देयर रिचुअल्स, वी फॉलो देयर रूल्स। आगे देखते हैं गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। क्या क्या बढ़िया अच्छी कम्युनिकेशन होनी चाहिए इंटरकल्चरल। तो देखिए, ड्यूरिंग इंटरनेशनल और इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन को डिस्प्ले रिस्पेक्ट, पेशेंस एंड एम्पैथी, यानी कि उनको सामने वाले के लिए पेशेंस रखना होगा, रिस्पेक्ट रखनी होगी, और उसके लिए एम्पैथी यानी कि अपने आप को ऐसे रख के दिखाना होगा उसको, भाई हम आपकी फीलिंग समझते हैं। रिस्पेक्ट द बिलीव्स, जो भी उनकी बिलीव्स है उनको रिस्पेक्ट करनी है। ये नहीं कहना रहे तुम्हारे में ये फॉलो करते हैं, ऐसे थोड़ी होता है, नहीं, उनके ट्रेडिशंस को फॉलो करना है, फॉलो इन द सेंस रिस्पेक्ट करना है। यहाँ पर मैं रिस्पेक्ट लिख देती हूँ, वहाँ पे लिखा ही हुआ रिस्पेक्ट एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अदर कल्चर, हमें दूसरे कल्चर्स को फॉलो करना है। फॉलो इन द सेंस जब हम वहाँ हो और वो हमारे कल्चर के एक्सेप्टेबल हो, हम उसको फॉलो करते हो, तो हमें मजाक नहीं बनाना है किसी का भी। रिमेन ओपन माइंडेड, हमें ओपन माइंडेड रहना है, हमें वेलकम रखना है, हमें हर उस चीज़ का ध्यान में रखना है जो उस कल्चर में एक्सेप्टेबल, जहाँ पर वो रिचुअल्स वहाँ पर मनाए जाते हैं। कई लोगों में अलग अलग तरीके से वेडिंग्स होती है। ऐसा नहीं है कि हम दूसरे कल्चर में वेडिंग अटेंड करने गए और हमें वहाँ हंसी आ रही है, अरे ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। नो, वी शुड रिस्पेक्ट, वी शुड फॉलो, वी शुड बिलीव इन द बिलीव ऑफ देयर कल्चर। Sometimes companies may need to adjust their policies, rules और business methods to fit local culture। ठीक है, ये आपका आ गया।
फिर है बच्चे आपका सर्च फॉर सिमिलैरिटीज इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन डिफरेंसेस। ये मत देखो कि हमारे अंदर ये तो हमसे अलग है या कुछ, आप देखिए हम में सिमिलैरिटी क्या है। फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड, इम्प्रूव कम्युनिकेशन। जब हम कॉमन चीज़ें ढूंढ लेते हैं ना, अच्छा आपके में ऐसे होता है, हमारे में भी ऐसा होता है, तो एक ना कनेक्टिविटी आ जाती है, तो वो कनेक्शन ढूंढना है। यूज जेस्चरल कम्युनिकेशन केयरफुली। जेस्चरल यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यू नेवर नो सामने वाला पर्सन आपकी बॉडी लैंग्वेज को किस तरीके से रीड कर रहा है। तो यूर बॉडी लैंग्वेज, यूर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, स्पेसिफिकली यूर फेशियल एक्सप्रेशन, यूर हैंड मूवमेंट हैज़ टू बी परफेक्ट, हैज़ टू बी एक्यूरेट। मतलब ऐसा ना हो कि उसको लगे कि तुम तो बोल ही नहीं पा रहे या तुम किस तरीके से देख रहे हो, बल्कि उनको क्लियर इंडिकेशन हो जाए कि ओके दिस इज योर इंटेंशन। Non-verbal communication plays important role when language barrier exists. Be attentive and avoid distractions. आपको attentive रहना है और distractions को avoid करना है. Active listening is essential in cross cultural interactions. Active listening बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कब, जब cross cultural interactions है. Active listening क्या होता है बच्चे, ऐसी listening जिसमें आप direct सुन रहे हैं. आप बोलोगे मैम हमें उनकी लैंग्वेज नहीं आई, हाँ तब एटलीस्ट आप उनके साथ होंगे, आप उनके एक्सप्रेशंस को तो रीड कर सकते हो, तो वो चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है. तो ट्रांसलेटर लेके जाइए, कुछ भी करिए, बट एक्टिव लिसनिंग इज मस्ट, किसी और से नहीं. स्टेजेस ऑफ इंटरकल्चरल सेंसिटिविटी क्या क्या बच्चे, इसका मतलब क्या है कि भाई कल्चरल सेंसिटिविटी मीन्स रिकॉग्नाइजिंग एंड एक्सेप्टिंग कल्चरल डिफरेंसेस विदाउट बीइंग जजमेंटल. यानी कि हम हर कल्चरल डिफरेंसेस को रिकॉग्नाइज करते हैं, हमारे में ऐसे नहीं होता, हम लोग इस पर्टिकुलर चीज़ को नहीं खाते, वो लोग खाते हैं, हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं, और ऐसा नहीं है कि हम उनके लिए नेगेटिव होते जा रहे हैं. एवरीबडी हैज़ देयर ओन लाइक्स एंड डिसलाइक्स, एवरीबडी हैज़ देयर ओन कल्चर्स. तो कोई किस कल्चर को फॉलो करता है, कोई कैसे करता है, हमने किसी को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है. सर मिल्टन बैनेट प्रपोज 6 स्टेजेस ऑफ इंटरकल्चरल सेंसिटिविटी. इन्होंने 6 स्टेजेस बताई है इंटरकल्चरल सेंसिटिविटी की. स्टेज 1 है डिनायल. डिनायल यानी कि इंडिविजुअल्स आर अनवेयर ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस, दे इग्नोर और फेल टू रिकॉग्नाइज डिफरेंसेस. दिस स्टेज में लेड टू कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग. आपको पहले हर कल्चर के बारे में पढ़ कर आना है, पता कर लेना है. आप मीटिंग करने गए और आपको पता चला कि वहाँ के कल्चर में तो ड्रिंक लेते हैं सबसे पहले, और हम तो ड्रिंक करते नहीं हैं. आप बोलो वो आपको सर्व कर रहे हैं, आप डिनायल कर रहे हैं या आप बड़े नेगेटिव हो गए, आप उनसे सही से बात नहीं कर रहे, ऐसे नहीं. ये भी नहीं कि आप पीते हैं तो नहीं, आप सीधा मना कर दीजिए, बट हाँ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाएगी, अरे इनको पता होगा तब भी मुझे इंटेंशनली पिला रहे, नहीं. इस तरीके की कोई मिसकंसेप्शन आपको नहीं रखनी. ऑर्गेनाइजेशंस मस्ट फर्स्ट रिकॉग्नाइज द डिफरेंसेस एक्सिस्ट. पहले तो ऑर्गेनाइजेशन को ये रिकॉग्नाइज करना होगा कि हाँ जी डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं. फिर आपका डिफेंस की स्टेज, इसका मतलब पीपल रिकॉग्नाइज कल्चर डिफरेंसेस, उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, वो कंसिडर करते हैं अपने कल्चर को सुपीरियर. दे क्रिटिसाइज अदर कल्चर, वो दूसरे कल्चर्स को क्रिटिसाइज करते हैं. और टॉलरेंस ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड. इस स्टेज में टॉलरेंस की ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है. भाई अब क्या कोई ऐसा एम्प्लॉई है जो अपने आप को सुपीरियर दिखाता है, अपने कल्चर को सुपीरियर दिखाता है, तो उसको ट्रेन करना ज़रूरी है. किस पर्पज़ के लिए, कि भाई ऐसा नहीं होता, सब इक्वल है. देन है स्टेज 3 मिनिमाइजेशन. पहला कौन सा था, डिनायल. दूसरा हो गया डिफेंस. तीसरा मिनिमाइजेशन. मेंबर्स रिकॉग्नाइज डिफरेंसेस, दे फोकस ऑन सिमिलैरिटीज, दे अवॉइड इम्पोजिंग देयर कल्चरल एंड वैल्यूज ऑन अदर्स. अप्रिसिएशन बिगेन्स टू डेवलप. यानी कि इस स्टेज में लोग क्या करते हैं, अप्रिसिएशन देना शुरू कर देते हैं, अपनी वैल्यूज़ दूसरे पे थोपना बंद कर देते हैं, वो दूसरे को समझना शुरू कर देते हैं. तो ये हमारा हो जाता है मिनिमाइजेशन स्टेज. फिर होता है आप लोगों का एक्सेप्टेंस. कल्चरल डिफरेंसेस आर एक्नॉलेज एंड रिस्पेक्टेड. जो भी कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं उनको एक्नॉलेज किया जाता है और रिस्पेक्ट की जाती है. मेंबर्स एक्सेप्ट द अदर कल्चर्स, और वो वैलिड भी मानते हैं. हाउएवर इंडिविजुअल स्टिल उनको लगता है कि हमारा कल्चर बेटर है, बट स्टिल पब्लिकली दे डोंट बिहेव लाइक दिस और दे अप्रिशिएट देयर कल्चर. दिस स्टेज इज रीजनेबल गोल फॉर एक्सपैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन. जब ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपैंड करना है, ब्रांचेस को आउट ऑफ स्टेट कंट्री लेके जाना है, तो एक्सेप्टेंस स्टेज सबसे बेस्ट होती है. तो इसका मतलब आपको पहले ट्रेनिंग देना है. किसको ट्रेनिंग देना है, किसको, एम्प्लॉयज़ को, कि भाई डिनाइल पे जाओ, उसको कम से कम करो, और फाइनली आप जब एक्सेप्ट करने लगे हो तो स्टेज आएगी आगे बढ़ने की. स्टेज 5 होती है अडेप्टेशन. यानी कि इंडिविजुअल्स लर्न टू एडजस्ट देयर बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द अनदर कल्चर. दे फंक्शन इन बाइकल्चरल डाइवर्सिटी कैपेसिटी. दे मेंटली शिफ्ट बिटवीन कल्चरल फ्रेमवर्क्स. यानी कि वो कल्चरल फ्रेमवर्क में शिफ्ट हो जाते हैं. दे फंक्शन मल्टी कल्चरल कैपेसिटी में वो फंक्शन करते हैं. और इसमें लास्ट आता है इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन यानी कि अब जो इंडिविजुअल है
वो पूरे तरीके से मल्टीपल कल्चर्स में जा चुका है, मल्टीपल कल्चर्स को एक्सेप्ट कर चुका है। इंडिविजुअल फुली इंटीग्रेटेड मल्टीपल कल्चर्स, दे कैन ईजिली शिफ्ट बिटवीन कल्चरल एनवायरनमेंट, वो एक कल्चर से दूसरे कल्चर में ईजिली शिफ्ट हो सकता है। कल्चरल फ्लेक्सिबिलिटी बिकम्स नेचुरल, यानी कि उनका जो कल्चरल फ्लेक्सिबिलिटी है वो बहुत सिंपल हो गई है, नेचुरल हो गई है। ये सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटर कल्चरल सेंसिटिविटी पोर्शन होता है। इसके बाद आता है बच्चे आप लोगों का एथनोसेंट्रिज्म। एथनोसेंट्रिज्म ये वो बिलीफ है दैट वन ओन कल्चर इज सुपीरियर टू अदर्स। ये सबसे नेगेटिव माना जाता है बच्चे, और ये होना भी नहीं चाहिए। जब हम अपने कल्चर को ही सबसे ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं, सी आप किसी पर्टिकुलर कल्चर में पैदा हुए हैं, वो आपको अच्छा लगता है, इट्स वेल एंड गुड, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी और कल्चर को डिसरिस्पेक्ट करें या हम उनके बारे में नेगेटिव बोले या कुछ करें, नहीं। आपकी सुपीरियॉरिटी तभी आएगी जब आप हर कल्चर को दिल से एक्सेप्ट करेंगे, उनके बिलीव्स को फॉलो ना भी करें बट मानेंगे। हर किसी का एक अपना सोच होती है। तो देखो यहाँ पर एथनोसेंट्रिज्म अच्छे से समझ लो, इंपॉर्टेंट है। वो बिलीव जब ये पर्सन सोचता है कि भाई उसका ही कल्चर सबसे सुपीरियर है, इट क्रिएट्स साइकोलॉजिकल बैरियर इन कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन में एक साइकोलॉजिकल बैरियर लेकर आ जाता है। आपने सीखे थे ना, हमने बैरियर सीखे थे, तो उसमें से एक था फिजिकल बैरियर था आपका, वो सारे थे। तो एथनोसेंट्रिज्म में लेड टू कल्चरल कन्फ्लिक्ट, आपकी लड़ाई हो सकती है कल्चर के बेसिस पर, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है, डिस्क्रिमिनेशन की भावना आ जाती है, बायस हो जाते हैं, बिजनेस फेलियर इन फॉरेन मार्केट में बिजनेस फेल तक हो जाता है। फिर आता है इसको अवॉइड कैसे किया जाएगा, सिमिलैरिटीज़ को अवॉइड करो। एज्यूम मत करो कि तुम उनकी तरह सोचते हो या तुम्हारी तरह सोचते हैं, आप अपने आप में रहिए। अवॉइड, उनके बारे में पहले से ही कोई भी जजमेंट मत करिए, उनको इवैल्यूएट मत करिए, क्रिटिसाइज मत करिए। पहले दूसरे कल्चर को बच्चा समझो। हम सिर्फ सामने वाले कल्चर को बुरा भला बोल रहे हैं तो उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको फ़ायदा, बेनिफिट सिर्फ तभी होगा जब आप अपना बेस्ट दे रहे हो और इनफैक्ट आप अप्रिशिएट कर रहे हो दूसरे कल्चर को। रिकॉग्नाइज एंड एक्सेप्ट डिफरेंसेस, कीप एन ओपन माइंड एंड अप्रोप्रिएट डाइवर्सिटी। ठीक, फिर आपका इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, ये ज़रूरी है इंटरनेशनल यानी कि मल्टीपल कॉरपोरेशंस के लिए, स्पेसिफिकली MNCs के लिए। इंपॉर्टेंट फॉर ग्लोबल नेगोशिएशन, इट हेल्प्स मैनेज वर्चुअल ग्लोबल टीम्स को मैनेज करने में ये हेल्प करती है। इम्प्रूव्स एम्प्लॉय रिलेशंस इन डाइवर्स प्लेसेस, सपोर्ट्स इंटरनेशनल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को ये सपोर्ट करती है। तो कल्चरल इंटेलिजेंस इज़ बिकमिंग असेंशियल प्रोफेशनल स्किल इन ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हुई निकल रही है। फिर आपके ये आते हैं MCQs, जिसको हम आने वाली क्लासेस में करेंगे। चलो एक दो ही है तो फटाफट से देख ही लेते हैं। इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन रेफर्स टू कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल ऑफ सेम कल्चर, पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर, पीपल इन सेम कंपनी, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। सेम कल्चर के थोड़ी होंगे ना, ओके, पीपल इन सेम कंपनी बिल्कुल नहीं, द करेक्ट आंसर इज दिस। द फर्स्ट स्टेज ऑफ इंटरकल्चरल सेंसिटिविटी वो क्या थी आपकी, डिनायल। ठीक है, तो ये था आपका बच्चे इंटरकल्चरल और कम्युनिकेशन बेसिकली, और इंटरनेशनल कम्युनिकेशन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है आपके वो भी आप लोगों ने इसको अच्छे से कर लिए हैं और इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लेना। आने वाली क्लासेस में क्वेश्चंस भी हम इसको करेंगे। तो जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर। और क्लास लेते हो तो लिख दिया करो प्रेजेंट, लिख दियो भाई कमेंट में, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।